हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता, दत्ता एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये चैप्टर ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि इससे हम समझेंगे कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के बीच का जो पावर बैलेंस कैसे ख़त्म हुआ और कैसे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। तो बाइपोलरिटी का मतलब है जब दुनिया दो सुपर पावर्स के इर्द गिर्द बटी हुई थी। ये एक ऐसा समय था जिसको हम लोग कोल्ड वॉर टाइम पीरियड बोलते हैं। कोल्ड वॉर एरा का मतलब होता है कि उस समय में दुनिया की दो महाशक्ति, एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देखने को मिलेगा आपको। यूएसएसआर, जिसको हम लोग रशिया बोलते हैं अब आज के समय में, और यूएसए मतलब अमेरिका, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे लड़ाई थी वो। लेकिन वो जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट वार करते थे वो। और इसीलिए इसका नाम पड़ा था कोल्ड वॉर। जैसे कि एक के दुश्मन को दूसरा सपोर्ट करता था, या कोई ऐसे जगह पे वो लड़ते थे जहाँ पे वो उन लोगों का डायरेक्ट आर्मी के बीच में कोई फाइट नहीं होता था, लेकिन एक दूसरे का विरोध जरूर करते थे हर पॉलिसी में। तो बाइपोलरिटी में हम देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड का दो जो सुपर पावर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूएसएसआर और अमेरिका, इन लोगों के बीच का जो पावर स्ट्रगल है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तो ये बाइपोलर सिस्टम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बाइपोलर का मतलब होता है, बाई मतलब दो होता है, तो दो पोलर था, दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन सोवियत यूनियन आगे चलकर टूट जाता है तो फिर बाइपोलर से यूनिपोलर बन जाएगा। ये घटना ने कहीं ना कहीं सिर्फ रशिया की ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया की जो पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमी होता है, या सोचने का जो तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं बदल कर रख दिया। तो इस वीडियो में हम हर टॉपिक को बहुत आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आपको और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू के बारे में। मतलब हम सामान्य जानकारी हासिल करेंगे इस चैप्टर के बारे में इसमें, और फिर आगे चलकर हम हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक्चुअली आपको बताता है कि 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने से कोल्ड वॉर, यानी जो शीत युद्ध होता है, उसका अंत हो जाता है। कोल्ड वॉर एक ऐसा समय था, जैसे मैंने आपको बताया, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ ताकत दिखा रहे थे, लेकिन सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यूएसएसआर एक ऐसा देश था जो सोशलिज्म यानी समाजवाद को मानता था। सोशलिज्म, अगर आपको पता होगा, सोशलिज्म ऐसा एक विचारधारा है जहाँ जिसमें इक्वालिटी की बात की जाती है, सभी समाज में रहने वाले सभी को कहीं ना कहीं पर समान रूप से देखा जाए, इक्वल रहे सब लोग। तो यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो सोशलिज्म था वहाँ पे, जिसको हिंदी में हम लोग समाजवाद बोलते हैं। और यूएसए का कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी था। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी सोशलिज्म के ठीक ऑपोजिट होता है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि आप प्राइवेट सरकार का रोल वहाँ पे कम रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो लोग ही मेन होते हैं। और वहाँ पे डेमोक्रेसी भी था, और यूएसएसआर में कम्युनिज्म था। तो दोनों का विचारधारा काफ़ी अलग था, एक में था सोशलिज्म, एक में था कैपिटलिज्म। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि सोवियत यूनियन क्यों टूटा, उसके लीडर्स की क्या भूमिका थी उसमें, और उसके टूटने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत ने इन नए बने देश जो थे, सोवियत यूनियन से टूटकर जो नए नए देश बने, उनके साथ हम लोगों ने अपना रिश्ता कैसे कंटिन्यू रखा, किस तरह से हमने उनके साथ रिलेशन बनाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, कि सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद भी बॉलीवुड फिल्में उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में बहुत पॉपुलर रही। उज़्बेकिस्तान उस जगह वो भी एक तरह का सोवियत यूनियन का ही पार्ट रहा, लेकिन आगे चलकर एक नया कंट्री बन जाता है। तो ओवरऑल हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि सोवियत सिस्टम क्या होता है। उसके बाद कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में समझेंगे, फिर रशिया कैसे टूट जाता है, ऐसे क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, आपको जानने को मिलेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप देख सकते हो कि वो है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले, सोवियत सिस्टम क्या था। तो सोवियत सिस्टम जो था वो एक ऐसा मान सकते हैं तरीका था जिसमें गवर्नमेंट के पास बहुत सब कुछ होता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही सब चीज़ों का मालिक होता था, चाहे वो आपका लैंड हो गया, या
इंडस्ट्रीज़ हो गए या आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब, आप जानते हो सोशलिज्म को मानता है यूएसएसआर, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही सब कुछ था। जैसे कि आपका व्यक्तिगत कोई ज़मीन नहीं है, इंडस्ट्री आपका व्यक्तिगत नहीं है, और यह देश का जो भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होता था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट वो कहीं ना कहीं पर पूरा अलाउड ही नहीं था वहाँ पे। पूरा सिस्टम सेंट्रली प्लान्ड था। सेंट्रली प्लान्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप मान सकते हो, सरकार सब कुछ डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और कितनी क्वांटिटी में बनेगा। तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी ऑफ कोर्स उस समय में, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, जो आज के समय में आपको चाइना में भी देखने को मिलता है। तो एक मैंने और पूरा पूरा कंट्री पर, मतलब वही कम्युनिस्ट पार्टी का जो सरकार होती थी वो वही पूरा देश पर कंट्रोल करती थी। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि लोगों को आपको दिखेगा कि फ्री एजुकेशन मिल रहा है, फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, जिसका घर नहीं है घर मिल रहा है, और ज़रूरी चीज़ें भी उनको मिलता था सरकार की तरफ से। सर सबको बराबरी के हिसाब से दिया जाता था, इक्वालिटी था वहाँ पे, मतलब जिसका जो नीड है उसके हिसाब से दिया जाता था। तो शुरू शुरू में ये सिस्टम अच्छा चला, लोगों को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लेकिन आगे चलकर आपको दिखेगा कि बहुत ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्लो भी पड़ जाता है। तो लोग जो जब सरकार के खिलाफ बोलने लगते हैं तो लोगों की आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। तो सोवियत सिस्टम लाने से पीछे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था, जिनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेनिन ने 1917 में 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन को लीड किया था। अब देखो बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या होता है, उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझ लो। बोल्शेविक रेवोल्यूशन का मतलब होता है, ये जो वर्किंग क्लास थे, जो लेबरर क्लास थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संग्राम किया। वहाँ के राजा से वो लोग खुश नहीं थे, जार निकोलस था उनका नाम, तो उसे वो लोग खुश नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और आंदोलन करके राजा को ख़त्म कर देते, मोनार्की जिसको बोलते हैं। बहुत लंबे समय से रशिया में मोनार्की था, जिसको राजशाही हम बोलते हैं। तो उसको ख़त्म करके सोवियत यूनियन की शुरुआत होती है। ये होता है व्लादिमीर लेनिन के ही लीडरशिप ने। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था, जिसको बोल्शेविक का मतलब उनके भाषा में अगर समझोगे तो बोल्शेविक मतलब वर्किंग क्लास के लोगों को बोला जाता है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके मेन लीडर जो थे वो व्लादिमीर लेनिन ही थे। और उस समय में मोनार्की ख़त्म होकर सोवियत यूनियन की शुरुआत होती है। और जो व्लादिमीर लेनिन थे, इनके बारे में थोड़ा और एक आप जान लो, कुछ फैक्ट्स जान लो। जो लेनिन थे वो जर्मन के एक फिलोसोफर थे, कार्ल मार्क्स। तो उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। वो मार्क्स की सोच में बिलीव रखते थे, जिसमें कैपिटलिज्म को ख़त्म करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाती थी। तो कार्ल मार्क्स ने इस तरह की एक दुनिया का कल्पना किया था, जो जहाँ पे कोई कैपिटलिज्म नहीं होगा, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे, और सब लोग जितना भी संपत्ति होगा वो सब में इक्वली बटेगा, कोई क्लास नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो विचारधारा था, तो उसको व्लादिमीर लेनिन को ये विचारधारा काफ़ी पसंद आई, और इन्होंने ये जो मार्क्स की आइडियोलॉजी है वो यूएसएसआर में स्टार्ट किया। उनके अंडर में ही आप देखोगे कि सारी ज़मीन, बैंक और फैक्ट्रियाँ सरकार की हो गई। लेनिन ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की भी नींव रखी। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है। उनकी पॉलिसीज आगे चलकर यूएसएसआर के बाकी लीडर्स ने भी अपनाई। फिर आप देखोगे कि गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि गोर्बाचेव और जो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जो टूटना, यूएसएसआर का जो टूटना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत यूनियन के लीडर बने। उन्होंने मतलब समय के साथ साथ वो बदलता रहता है ना, तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत यूनियन के लीडर बनते हैं। उन्होंने सिस्टम को सुधारने की कोशिश किया। मिखाइल गोर्बाचेव जब तक लीडर बने तब तक यूएसएसआर का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। बहुत ज़्यादा करप्शंस, बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। तो उन्होंने उस सिस्टम को सुधारने के लिए की कोशिश की। उन्होंने दो पॉलिसीज़ के बारे में बताया, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उनका दो रिफॉर्म पॉलिसीज़ था, बदलाव उन्होंने किया। एक तो उन्होंने किया पेरेस्ट्रोइका। अब पेरेस्ट्रोइका क्या होता है, ये अगर आप समझोगे तो पेरेस्ट्रोइका मतलब एक तरह का होता है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब जो अर्थनीति में जो बदलाव होते हैं, जो पुराने घिसे पिटे जो तौर तरीका था देश का इकोनॉमी को चलाने का, उसमें बहुत सारा बदलाव हुए। और एक चीज़ है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। मतलब लोगों को बहुत सारा फ्रीडम मिला, या फिर लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी मिली, या मीडिया को बहुत सारा आज़ादी मिला जो इतने सालों तक दबा के रखा गया था। तो सोशलिज्म का एक बहुत
गलत साइड ये भी होता है कि उनमें लोगों का आवाज़ को काफ़ी दबा दिया जाता है, सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, जो पेरेस्ट्रोइका यानी इकोनॉमिक चेंजेस, और ग्लासनोस्ट मतलब लोगों को कहीं ना कहीं पर थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलता है, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, तो ये सब चीज़ें मिलता है। फिर हम देखेंगे कि पहली बार लोगों को खुलकर बोलने की और सरकार की आलोचना करने की छूट मिली। इससे लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इससे इससे हालांकि ये चीज़ एक और दूसरा मोड़ भी ले लेता है, लोगों को आज़ादी मिला लेकिन इससे क्या होगा, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया बहुत सारे जगह में जो यूएसएसआर से खुश नहीं थे। बहुत सारे रिपब्लिक्स थे जो कभी यूएसएसआर के साथ आ गए थे। तो यूएसएसआर के अंदर के जो रिपब्लिक्स थे, जैसे कि यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, इन लोगों ने तो सीधा इंडिपेंडेंस की मांग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी ग्लासनोस्ट आ चुका है कि उनको बोलने का हक है। तो उसके तहत आप देखोगे कि वो लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड शुरू कर दिया उन लोगों ने। और गोर्बाचेव की जो पार्टी थी और सेना पर जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होता गया, वो कंट्रोल खो बैठे, मतलब कोई उनका बात नहीं सुन रहा था, इस तरह का चीज़ हो गया। फिर 1991 में गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर हो जाती है कि सोवियत यूनियन ही टूट जाता है आगे, और आगे चलकर आपको दिखेगा कि सोवियत यूनियन करीबन 15 कंट्रीज़ में बढ़ जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर, लीडर मान सकते हो कि जो रशिया यूएसएसआर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लीडर थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। स्टालिन जो थे वो लेनिन के बाद आते हैं, यूएसएसआर के लीडर बने और 1953 तक करीबन वो रहते हैं। मतलब व्लादिमीर लेनिन के बाद स्टालिन ही वहाँ के लीडर बनते हैं और 1953 तक वो बने रहते हैं। तो वह स्टालिन हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डरा डरा के रखने वाला रूलर थे। उन्होंने लोगों को हमेशा डरा कर कंट्रोल किया, जैसे कि कभी सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब समझते हो ना, जैसे बहुत सारी चीज़ों को, प्रेस को कंट्रोल करना। क्या लिखोगे हमारे खिलाफ, हमको बोलकर लिखना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ता तो बहुत ज़्यादा वो वायलेंस भी करते थे, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देकर भी लोगों को कंट्रोल करने की फेवर में रहते थे। उन्होंने किसानों की जो ज़मीन है उसको लेकर कलेक्टिव फार्म्स बनवा दिए। जो कलेक्टिव फार्म्स यानी कि क्या होता है कि किसी का व्यक्तिगत ज़मीन नहीं है, एक जगह पे एक फार्म लैंड है, तो वहाँ पे आसपास के सभी लोग आएंगे, अपना वहाँ पे मजदूरी करेंगे, और जो भी फसल होगा सबको अपने हिसाब से बांट दिया जाएगा, जिसको जितना ज़रूरत है। तो एक तरह का कलेक्टिव फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेलिन ने लाया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टेलिन ने लाए, तो उसका नाम है 5 ईयर प्लान्स। तो इसको चलाकर तेज़ी से इंडस्ट्री को भी ग्रो किया। हालांकि 5 ईयर प्लान हमारे भारत में भी आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद ये प्लान हमने भी लागू किया था। तो स्टेलिन का जो 5 ईयर प्लान्स था ये इंडस्ट्री को ग्रो करने में काफ़ी मदद हुआ, जिसको हम लोग पंचवार्षीय परिकल्पना बोलते हैं। 5 साल के लिए हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। तो ये जो रशिया के लिए ये शुरू शुरू में काफ़ी हित में रहा। कंट्री काफ़ी स्ट्रांग हुआ, लेकिन लाखों लोग मारे गए या जेल में भी डाले गए, क्योंकि उनका जो पॉलिसी था वो बहुत ज़्यादा क्रूड था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जो भी सरकार का विरोध करता था उनका बहुत बुरा हाल होता था। फिर जोसेफ स्टालिन के बारे में हमने देखा। अब देखेंगे हम लोग व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। मतलब सीधे भाषा में आप समझोगे कि सोवियत यूनियन फिर टूटा ही क्यों, इतना जब अच्छा चल रहा था तो टूटा ही क्यों। सब तक जोसेफ स्टालिन तक तो दिखने को लग रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आगे चलकर आप देखोगे सोवियत इकोनॉमी जो है वो काम नहीं कर रही थी, चीज़ें कम बनती थी और लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें थी वो नहीं पूरा हो रहा था। पॉलिटिकल फ्रीडम ना के बराबर था, लोगों को कोई आज़ादी नहीं था, और कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी, क्योंकि सब कुछ जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे जो करप्शन में जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो थी ही नहीं, और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई। और जिस देश में करप्शन ज़्यादा होगा आपको पता है कि इसका जनता बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। तो अमेरिका के साथ ऊपर से आप देखोगे ये यूएसएसआर आर्म्स रेस पे लग गया था, उसमें बहुत पैसा खर्च हो गया। आर्म्स रेस की अगर हम बात करेंगे तो आर्म्स रेस का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं पर यूएसए जितना हथियार बना रहा है, तो यूएसएसआर भी चाहता था कि हम भी उसी हथियार उसी उसी तरह से बनाए, वो एक बनाएगा तो हम डबल बनाएंगे। तो हथियार बनाने का एक तरह का हुड़ लग गया था, वो आर्म्स रेस शुरू हो गया था दोनों के बीच में। फिर आप देखोगे कि गोर्बाचेव की जो पॉलिसी रही है, गोर्बाचेव की पॉलिसी की वजह से भी आगे चलकर, मतलब मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में मैंने आपको बताया, स्टेलिन के बाद गोर्बाचेव आते हैं। तो गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज़ थी, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट के बारे में मैंने बताया आपको, तो
इनके इसके वजह से लोगों को खुलकर बोलने की भी आज़ादी मिली। इससे सरकार का पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। कई रिपब्लिक्स आज़ादी का डिमांड करने लगे। मैंने जैसे बताया आपको, जॉर्जिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं पे आज़ादी का डिमांड करने लगे। 1991 में जो वहाँ पे लेफ्टिस्ट थे, कट्टरपंथियाँ थी, उन लोगों ने एक बार तो तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार टूट गई। अब फाइनली आप ये समझो कि जो 25 दिसंबर था, 25 दिसंबर 1991 को कहीं ना कहीं पर यूएसएसआर पूरी तरह से टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऑफिशियली ख़त्म हो गया। फिर एक और लीडर के बारे में हम बात करते हैं, निकिता क्रूशेव। क्रूशेव कौन थे? स्टेलिन के बाद क्रूशेव यूएसएसआर के नेता बनते हैं। एक्चुअली स्टेलिन 1953 स्टेलिन थे, उसके बाद आपको दिखेगा क्रूशेव वो नेता बन जाते हैं। उन्होंने डीस्टेलिनाइजेशन शुरू किया। क्रूशेव के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव था जिसको हम लोग बोलते हैं डीस्टेलिनाइजेशन, यानी स्टेलिन की जो क्रूर नीतियाँ थी उसकी उन्होंने खूब आलोचना की। वो मैंने स्टेलिन की इन सब नीतियों का समर्थन नहीं करते थे जो बहुत ज़्यादा हार्श था, और थोड़ी पॉलिटिकल आज़ादी उन्होंने दी। मतलब बोला चलो भाई ठीक है। वो मिखाइल गोर्बाचेव उनके बाद में आते हैं एक्चुअली, तो मिखाइल गोर्बाचेव उस चीज़ को और आगे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो निकिता क्रूशेव थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पे शुरुआत की थी पॉलिटिकल आज़ादी देने की, और उन्होंने डीस्टेलिनाइजेशन किया था, मतलब स्टेलिन की नीतियों का वो उन्होंने विरोध किया था। तो और साथ ही साथ जो वेस्ट था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ होता है जैसे कि इंग्लैंड हो गया, और या फिर आप वेस्ट में और एक कंट्री दिखेगा जो नॉर्थ अमेरिका में बढ़ता है, जैसे अमेरिका बोलते हैं, तो इन सब के साथ इसने कहीं ना कहीं रिश्ता सुधारने की कोशिश किया मिखाइल क्रूशेव ने। हालांकि एक चीज़ हुआ उनके समय में कि उनके समय में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जिससे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वर्ल्ड का खतरा हो गया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अगर आपको अगर समझना है तो आप ऐसे समझिए कि क्यूबा एक देश है एक्चुअली। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। एक्चुअली एक ऐसा समय था जब दुनिया पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, और ये जो प्रॉब्लम था वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के बहुत ही पास है। आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 1959 में उसमें एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, फिडेल कास्ट्रो, ने क्यूबा की सरकार पर पूरा कब्जा कर लिया और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गया वहाँ पे। सोवियत यूनियन और क्यूबा, फिर आप आगे चलकर देखोगे कि वो लोग दोस्त बन जाते हैं, दोनों का ही कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी सेम था। 1962 में अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी है, और ये मिसाइलें अमेरिका के शहरों पर कुछ ही मिनटों पर हमला भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ा तो। फिर इससे क्या हुआ कि उस समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी, बहुत वो घबरा जाते हैं। उन्होंने तुरंत पूरा अपना नेवी को एक्टिवेट कर देते हैं कि वो क्यूबा के चारों ओर तैनात, और पूरा क्यूबा को चारों तरफ से वो नेवी घेर लेती है ताकि और मिसाइलें ना पहुंच सके। इसको हम लोग इतिहास में नेवल ब्लॉकेड या क्वारंटाइन के हिसाब से भी जानते हैं। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच का तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरे दुनिया को लगा कि अब न्यूक्लियर वार होने ही वाला है, लगभग मतलब मोटा मोटी तय था। तो ये जो डेंजर था कहीं ना कहीं 13 दिनों तक चला। 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962 तक चला। और सोवियत के नेता जो निकिता क्रूशेव थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी के बीच में बाद में बातचीत हो जाता है, और सोवियत यूनियन ने क्यूबा से मिसाइलें हटा ली। तो मतलब समझ में आता है कि निकिता क्रूशेव भी जो थे वो कहीं ना कहीं पर अभी शांति चाहते थे। बदले में अमेरिका ने कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करने का भी वो प्रॉमिस किया, और फिर तुर्की में अपनी कुछ मिसाइलें भी तुर्की जो एक देश है तो वहाँ से भी अपनी कुछ मिसाइलें जो वहाँ पे पहले से थी तो उसको कम कम किया। तो फाइनली हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें हटा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो ज़्यादा यूएस के साइड ले रहे थे या यूरोप के साइड ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें हटा दिया। फिर और एक लीडर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है, जिनका जो है लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, इस स्पेलिंग को थोड़ा से देखना, रशियन नाम है तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो सकता है, तो स्पेलिंग को थोड़ा अच्छे से देखना। तो ब्रेजनेव जो थे वो क्रूशेव के बाद उन्होंने सत्ता संभाली, कुछ समय तक उन्होंने किया। तो उन्होंने वो 1964 से 1982 तक आप देखोगे कि वो थे आफ्टर क्रूशेव, और उन्होंने फिर से थोड़ा सा वो हार्ड बन गए, जैसे स्टेलिन जैसे थे ना। स्टेलिन के बाद क्रूशेव थोड़ा बहुत नरम थे, लेकिन ये जो
लियोनिड ब्रेजनेव जो आ गए, तो इसके वजह से आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पर वो फिर से हार्ड हो गए और स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट रूल लागू कर दिया, जो पहले स्टेलिन किया करते थे। उन्होंने ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन बनाया, उनका जो नीति था उसको ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन बोला जाता है, जिसमें यूएसएसआर किसी भी सोशलिस्ट कंट्री में इंटरवीन कर सकता है। मान लो कोई दूसरा एक सोशलिस्ट कंट्री है, जो सोशलिज्म, कोई देश है जो सोशलिज्म को मानता है, तो अगर वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ गया तो वो सोशलिस्ट कंट्री में भी वो इंटरफेयर कर सकता है, मतलब आर्मी के द्वारा हो या जो भी हो, उसने अपने हिसाब से एक पॉलिसी बना लिया। तो उनके समय इकोनॉमी कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे रुक गई, बहुत ज़्यादा सख्त होने की वजह से इकोनॉमी बहुत कमज़ोर पड़ गया, और करप्शन तो और एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया। लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा तो हुआ नहीं, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन या असंतुष्टि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, मिखाइल गोर्बाचेव, जिनके बहुत दो बड़े बड़े रिफॉर्म्स के बारे में भी हमने बात किया था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। शुरू में ही मैंने इसके बारे में बताया था, फिर अच्छे से समझ लेते हैं। तो लियोनिड की बात जो आते हैं, यूएसएसआर के जो लीडर बनते हैं, वो उनका नाम था गोर्बाचेव। गोर्बाचेव यूएसएसआर के मान लो आखिरी लीडर थे। आखिरी इसलिए क्योंकि उसके बाद तो यूएसएसआर टूट जाएगा ना, अभी नया कंट्री बनेगा रशिया। लेकिन अभी जो यूएसएसआर थे, उनके जो लास्ट लीडर थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो वो 1985 से 1991 तक वो रहे। उन 91 तक नहीं, एक्चुअली 1985, 91 में अगर आप देखोगे कि उसके बाद फर्स्ट जो रशिया के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बोरिस येल्सिन होंगे। मैं आगे चल के बात करूंगा उनके बारे में। तो गोर्बाचेव यूएसएसआर के आखिरी लीडर थे। वो 1985 में वो बने थे। तो उनका जो रिफॉर्म्स था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट पॉलिसी उन्होंने लाया, ताकि सिस्टम को बचाया जा सके। ये जो पुराना सोवियत सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं रक्षा किया जा सके, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो रहा था। लेकिन ये रिफॉर्म्स उल्टा ही असर कर गई कहीं ना कहीं। उन्होंने हालांकि देश को बचाने के लिए ये चीज़ किया, लेकिन ये चीज़ उनके उल्टा पड़ गया। लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिल गया। आपको पता है ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, जो मैंने बताया आपको। तो लोगों को फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल गया, और वो डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। अलग अलग रिपब्लिक्स अलग होना चाहते थे, मैंने बताया था बहुत सारे रिपब्लिक्स के बारे में, जॉर्जिया, लिथुनिया, यूक्रेन, बहुत सारे रिपब्लिक्स थे जो चाहते नहीं थे अभी रशिया के साथ रहे। और 1991 में जो एक बार कोशिश भी हुआ था कि तख्ता पलट हो लेकिन वो फेल हो गया, और लोगों में विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ा, और गोर्बाचेव ने रिज़ाइन कर दिया। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा, और साथ ही साथ 1991 में यूएसएसआर भी ख़त्म हो जाता है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आपको अगर आप डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी जानना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि टूटने के बाद क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकल के आया। तो जब रशिया ही टूट गया, यूएसएसआर ही टूट गया, तो कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। और दुनिया के जो दो पहले जो दो गुट थे, यूएसए और यूएसएसआर थे, अब वो यूएसए, सिर्फ यूएसए ही बचा, क्योंकि दुनिया में अब यूएसएसआर तो रहा नहीं। तो एक ही पावरफुल कंट्री है जो बचा, और यूएसए सुपर पावर इकलौता रह गया। और यूएसएसआर 15 देशों में बट गए, जैसे कि रशिया भी एक देश यूएसएसआर से निकल के ही बनता है। मेन तो वो रशिया ही था, लेकिन रशिया से बहुत सारे देश और टूट गया, जैसे कि यूक्रेन, बाल्टिक स्टेट्स, बहुत सारे देश थे जो बने। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि यूएसएसआर टूटने के बाद 15 कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब ये जो नए कंट्रीज़ बने थे उनमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और अनरेस्ट हो गया, क्योंकि अब उन लोगों को, जो नया नया देश बने, उनको भी सिस्टम पता नहीं है कि किस तरह से वो लोग देश को चलाएंगे। और पहले तो वो लोग यूएसएसआर पे डिपेंडेंट थे, जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन कंट्री तो चल रहा था। लेकिन अब उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, क्योंकि उनको सब कुछ खुद ही संभालना था। सोशलिज्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म बढ़े। सोशलिज्म अभी लगभग किसी ने नहीं अपनाया, सभी लोगों ने लगभग आप मान सकते हो सभी ने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की का ही रास्ता चुना, क्योंकि जो वेस्ट है उसके मॉडल को सब लोग फॉलो कर रहे थे। कुछ कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट संस्थाएं थी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है उस समय में। ये सब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, आपको दिखेगा कि नया जो देश बनता है जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अपनाता है, तो उसको भी वो लोग फंड करता है, पैसा देता है उनको संभालने के लिए। तो बोरिस येल्सिन की बात हम करेंगे अभी। बोरिस येल्सिन कौन है? बोरिस येल्सिन मैंने पहले ही बताया आपको, वो रशियन फेडरेशन, जो यूएसएसआर टूटने के बाद जो रशिया बना था, रशियन फेडरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब
उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट वही बने, मतलब रशिया के, यूएसएसआर टूटने के बाद जो रशिया देश था उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ही बने। उन्होंने हार्डलाइनर्स के एक बार वो जो प्रेसिडेंट बने ना, तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो समर्थक हुआ करते थे उन लोगों ने एक बार कू भी करवाने की कोशिश किया, कू मतलब आर्मी के मदद से उनको हटाने की भी कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया और यूएसएसआर को के जो टूटना था ना उसको उन्होंने सपोर्ट में ही रखा, उन्होंने उसके हक में ही वो थे। उन्होंने शॉक थेरेपी लागू लागू किया जिससे रशिया कैपिटलिस्ट कंट्री बन सके। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है शॉक थेरेपी, हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। तो इसका मेन उद्देश्य ही था कि रशिया को कहीं ना कहीं पे कैपिटलिस्ट कंट्री बनाया जा सके, लेकिन इससे करप्शन, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम बात करते हैं कि शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। अब जो कम्युनिज्म तो खत्म हो गया, पोस्ट कम्युनिस्ट का मतलब क्या था, अभी ऐसा शासन आ जाएगा जहाँ पे कम्युनिस्ट रूल नहीं रहेगा, तो उसमें शॉक थेरेपी लागू किया जाता है। जो नए नए देश बने हैं उस वो लोग कहीं ना कहीं पे सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे, तो इसी को हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं। मतलब शॉक थेरेपी मतलब जो सोशलिज्म से अचानक जब आप कैपिटलिज्म में जाओगे तो आपको एक तरह का झटका लगेगा ना, आप पुराने तौर तरीके से को जानते हैं लेकिन नया सिस्टम को नहीं जानते, लेकिन उसमें आप अचानक से जा रहे हैं तो वो एक तरह का झटका वाला चीज़ होता है, तो उसी को शॉक थेरेपी बोला जाता है। जो मतलब सिंपल सी बात है, सोशलिज्म से अचानक कैपिटलिज्म की तरफ जाने का जो प्रोसेस था उसी को शॉक थेरेपी बोलते हैं। और बहुत सारे देश जो नए नए आज़ादी हुआ वो लोग सभी कैपिटलिज्म को अपना रहे थे सोशलिज्म को छोड़कर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वेस्टर्न और जो वेस्टर्न एडवाइज़र्स जो रहे थे, इन लोगों ने यही मॉडल सजेस्ट किए इन सब देशों के लिए, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि इसी तरह का मॉडल रहे। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और क्या क्या चीज़ें हुआ, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी उसको प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया एकदम कौड़ियों के दाम में। इसको द बिगेस्ट गार्बेज सेल इन हिस्ट्री बोला जाता है। मतलब बहुत ही कम दाम में सामान को, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी, जो यूएसएसआर सरकार ने के कंट्रोल में था, उसको अभी प्राइवेट लोगों को बेचने लगे वो लोग। और मार्केट को कहीं ना कहीं फ्री कर दिया गया। अब फ्री मार्केट का मतलब सिंपल से समझ लो कि प्राइस कंट्रोल जो होता था, पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट प्राइस खुद तय कर देता था कि इससे ज़्यादा आप दाम नहीं ले सकते हो, तो अभी वो प्राइस कंट्रोल जो था वो हटा दिया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन किया गया। यूएसएसआर बहुत कम, मैंने फॉरेन के जो चीज़ें होती थी, विदेशी जो सामान होते वो अपने देश में नहीं आने देता था, लेकिन अब शॉक थेरेपी में आप देखोगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ओपन हो गया, कि विदेशी कंपनी भी आके यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये सब बहुत जल्दी किया गया, जिससे काफ़ी दिक्कतें आई। ये चीज़ मतलब हालांकि धीरे धीरे करने से वो लोग समझ पाते इस चीज़ों को, लेकिन ये बहुत तेज़ी से ये सब जो रिफॉर्म्स है इसको लागू किया गया, तो इससे लोगों का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो गए लोगों को। अब हम देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, अब इसके क्या नतीजे निकल के आए शॉक थेरेपी की वजह से। बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों की जॉब्स चली गई। आपको पता है, मैंने बताया कि फैक्ट्रीज को प्राइवेट प्लेयर्स ने खरीद लिया, तो वो अभी अपने हिसाब से चलाएंगे, तो जो पहले उसमें जो नौकरी किया करते थे फैक्ट्रीज में, तो उनकी जॉब चली गई। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया, कहीं ना कहीं सामान का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई हाई इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर जो रिच और पुअर लोग हैं उनके बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सोशलिज्म में ये चीज़ कम था, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और करप्शन और इलीगल काम बहुत ज़्यादा होने लगे। कुछ 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 तो ऐसे भी जगह थे जिस पे पूरा माफिया ने कब्जा कर लिया था। तो हेल्थ और एजुकेशन जैसे फ्री सर्विसेज बंद हो गई। अब तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहा नहीं, तो अभी आपको इन सब चीज़ों के लिए, पढ़ाई लिखाई हो या हेल्थ हो, आपको खुद खर्चा निकालना पड़ेगा। इससे लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। अब हम देखेंगे कि इंडिया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम आए हैं। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो पोस्ट कम्युनिस्ट, मतलब अभी जो नए नए देश बने हैं जो कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करते, तो इंडिया के साथ उनका क्या रिलेशन था। यूएसएसआर टूटने के बाद भारत ने कहीं ना कहीं रशिया और दूसरे नए देशों से दोस्ती बनाई। हमने, हमारा पोजीशन क्लियर था कि जो देश टूटा, जो नया देश बना, जिसमें रशिया भी खुद भी एक नया देश था, क्योंकि आप उसके साथ तो बाकी देश नहीं है ना, तो रशिया हो या चाहे जो नए कंट्रीज़ बने हैं उनसे इंडिया ने कहीं ना कहीं दोस्ती रखा। हमारा अप्रोच हमेशा से उनके साथ दोस्ती वाला था। इंडिया और रशिया ने सिक्योरिटी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हाँ, और जो स्पेस रिसर्च होता है, जो स्पेस में
हम लोग स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजते हैं या सैटेलाइट्स भेजते हैं तो उसको समर्थन करेगा एक दूसरे को, तो इस तरह का बहुत सारे एग्रीमेंट्स आप देखने को मिलेगा। तो रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी लंबे समय तक बना रहा, अभी भी है, काफ़ी बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो भारत ने उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान जैसे सेंट्रल एशिया के देशों, ये सब कुछ देश थे, सेंट्रल एशियन कंट्री बोला जाता था, जो पहले यूएसएसआर के पार्ट साथ में आता, जैसे कि उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तो बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे। तो इनके साथ भी भारत ने कहीं ना कहीं पर अच्छा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है। ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, कल्चर हो या एजुकेशन हो, उसमें भी बहुत कॉपरेशन बढ़ा। तो ओवरऑल हमने पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ थी उनके साथ अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश हमने ज़रूर की है। अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, और हालांकि वो हम एंड तक भी आ चुके हैं। तो बॉलीवुड स्टार्स उज्बेक पेशेंस, इसका मतलब क्या है कि बॉलीवुड और जो उज्बेकिस्तान में है ना, वो बॉलीवुड का क्रेज़ काफ़ी है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के लोग बॉलीवुड की फिल्में काफ़ी पसंद करते हैं। उज्बेकिस्तान जो पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था, आगे चलकर नया देश बनता है। तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी बॉलीवुड में बॉलीवुड, उज्बेकिस्तान जो कंट्री नया बना तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। लोगों के, वहाँ के लोग राज कपूर, अमिताभ बच्चन और हमारे मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज़ देखकर बड़े हुए हैं। जैसे कि डिस्को डांसर, उनका एक फिल्म में एक डांस था मिथुन चक्रवर्ती का, तो वो काफ़ी फेमस था वहाँ पे। राज कपूर का बहुत फेमस थे, अमिताभ बच्चन बहुत फेमस थे। तो इंडियन सिनेमा से उनका इमोशनल कनेक्शन आज भी बना हुआ है। अभी आप कभी घूमने जाओगे तो देखोगे कि शायद वो लोग वो सब गाना बजाते होंगे, उस ज़माने के जो 90s या उससे पहले के जो 80s के जो गाने थे वो बहुत चलते हैं वहाँ पे। तो इस कल्चरल बॉन्डिंग से इंडिया और इन देशों के बीच का जो दोस्ती है और ज़्यादा मजबूत हुई। बॉलीवुड इंडिया की सॉफ्ट पावर बन गई। सॉफ्ट पावर समझते हो ना, कि वहाँ पे डायरेक्ट कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों के मन में जगह बना रहा है। इंडिया का सॉफ्ट पावर वहाँ पे काम करता है आज भी बॉलीवुड की वजह से। तो आज के वीडियो में आपने जाना, हमने ओवरऑल जो जो चीज़ें डिस्कस किया, मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ कि हमने डिस्कस किया बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है। बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जो दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था, उसको बाइपोलर, और आगे चलकर यूनिपोलर बन जाता है। और कैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन क्यों टूटा, लोग क्यों नाखुश थे वहाँ से, और कैसे इसने एक यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत की, जिसको हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आगे चलकर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब अभी यूएसएसआर ही सबसे पावरफुल है। फिर यूएसए, सॉरी नॉट यूएसएसआर, यूएसए अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं हूं अरूप दत्ता, फिर मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।